हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे तो हमने 10 क्वेश्चन एमसीक्यू कराया हुआ है और आगे के क्वेश्चन आज लेकर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। परामर्श का उद्देश्य क्या है? बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों का कारण का पता करना। ऑप्शन सी है बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो परामर्श, यहाँ पे एडवाइस की बात हो रही है। तो सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है बच्चों को समझना। तो हमें बच्चों को पूरी तरह से समझना जरूरी है, उनकी भावनाओं को, उनके व्यवहार को, क्या कमी है, क्या उनकी भरपाई किस तरह से हो सकती है। नेक्स्ट ऑप्शन है बच्चों की कमियों का कारण का पता लगाना। तो अगर बच्चे की कमियों का हमें कारण पता करने के बाद ही उनके अभिभावक को हम सूचित कर सकते हैं या फिर उस तरह से उनको शिक्षा एजुकेशन दिला सकते हैं। ऑप्शन सी है बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना। यहाँ पे ये देखने की बात यह है कि बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना। अगर प्री एजुकेशन की बात करते हैं, जो सबसे पहली बार बच्चा स्कूल आता है तो अपने मदर टंग के साथ आता है और उसको एडजस्ट करने में क्लास में, कक्षा में और अपने साथियों के साथ बहुत ही दिक्कतें, प्रॉब्लम आती है। इसलिए उनको समायोजन करने में भी सहायता प्रदान करना है, परामर्श के उद्देश्य के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं विद्यालय में। ऑप्शन बी है विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है। ऑप्शन सी है अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। ऑप्शन डी है बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से ही पता चल रहा है कि एजुकेशन जो साइकोलॉजी है वो व्यवहार और मन का विज्ञान होता है। तो बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं और या फिर विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पहले गुरु उनकी माता होती है तो उनको बहुत सारे ज्ञान होते हैं। हालांकि स्कूली ज्ञान अगर नहीं होता है फिर भी उनको बहुत सारे नॉलेज होते हैं। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, ये एकदम निगेटिविटी को प्रभावित एकदम इफेक्ट कर रहा है। और ऑप्शन डी है बच्चे यथावत वहीं सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। तो शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, क्योंकि ऐसा पियाजे ने भी कहा है कि बच्चे नन्हा वैज्ञानिक होते हैं, अपने ज्ञान को वो मतलब कुछ ना कुछ खोजते रहते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है? उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, या फिर ऑप्शन बी है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। ऑप्शन सी है उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना। ऑप्शन डी है उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए तो उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, ऐसी कोई बात नहीं है कि उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाएंगे तो उन्हें नैतिकता आएगी। ऑप्शन बी है शिक्षा का आदर्श रूप में व्यवहार करना, ये कुछ ये मतलब ठीक लग रहा है। ऑप्शन सी है उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। उपदेश देना बच्चे को एकदम निगेटिविटी को इफेक्ट कर रहा है, ऐसी मतलब एकदम रॉन्ग आंसर है। और इसमें देखेंगे बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग की बात हो रही है। तो शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना बच्चे को नैतिकता में सबसे सर्वोत्तम भूमिका निभाता है, क्योंकि वो बच्चे अनुकरण करते हैं शिक्षक का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, या फिर ये सभी? तो शिक्षक एवं शिक्षार्थी के मध्य स्नेह, प्यार, स्नेह भाव, प्रेम का संबंध होना चाहिए, विश्वास का भी होना चाहिए, और उनके अंदर सेल्फ या फिर आपस में रेस्पेक्ट की भावना भी होनी चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थी के मध्य बढ़ावा देता है। ऑप्शन ए है प्रतियोगिता की भावना को। ऑप्शन बी है सहयोग की भावना को। ऑप्शन सी है प्रतिद्वंदिता की भावना को। ऑप्शन डी है तटस्थता की भावना को। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थी के मध्य क्या बढ़ाता है? प्रतियोगिता बढ़ाता है, या फिर सहयोग की भावना को बढ़ाता है, या फिर प्रतिद्वंदिता, या फिर तटस्थता की भावना को बढ़ाता है? एक आंसर देने की आप कोशिश करेंगे। एक अच्छा अध्यापक, तो हमेशा अध्यापक और विद्यार्थी के मध्य सहयोग की भावना होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। ऑप्शन बी है उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है। ऑप्शन सी है वह अत्यधिक संवेदनशील है। और ऑप्शन डी है वह सख्त अनुशासन पसंद करता है। मानसिक रूप से हेल्दी होने का अध्यापक के लिए
क्या यह विशेषता बता रहा है कि वो संवेदनात्मक रूप से संतुलित है या फिर उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है। तो अगर अगर अध्यापक को अपने विषय में गहन ज्ञान है तो इससे मानसिक रूप से स्वस्थ की कोई भी विशेषता नहीं दिख रही है। वह अत्यधिक संवेदनशील है, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे मेंटल हेल्थ की बात कर रहा है, तो इसलिए वे संवेदनात्मक रूप से संतुलित होना चाहिए, क्योंकि वो बच्चों के भावनाओं को, व्यवहार को अच्छी तरह से समझे और उनको उस तरह से एडवाइस दे। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होना चाहिए? आज ऑप्शन ए है आजीविका कमाना, ऑप्शन बी है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, ऑप्शन सी है पढ़ना एवं लिखना सीखना, ऑप्शन डी है बौद्धिक विकास। तो क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होना चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य, सभी उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन इम्पोर्टेंट उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो आजीविका कमाना, ऐसी कोई बात नहीं है कि बच्चे के अंदर उनका पर्सनालिटी डेवलप ना हो, तो इसलिए आजीविका कमाए से कोई बात नहीं है। पढ़ना लिखना सिखाना, सबसे स्ट्रॉन्ग आंसर आपको देखना है इन ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर बी होगा बच्चे का सर्वांगीण विकास। अगर आप एजुकेशन देते हो बच्चे के अंदर तो सारी डेवलप होता है। एजुकेशन से लेकर पर्सनालिटी से लेकर के उनके आचरण तक की सारी उनकी शिक्षा से ही उनका पूरी विकास होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि या फिर प्रतिभाशाली बुद्धि। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है, वो किस कैटेगरी में आएंगे? उनकी आईक्यू लेवल के अंतर्गत आंसर देने की कोशिश करेंगे। सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि। एक बार हम आपको आईक्यू लेवल के अंतर्गत बुद्धि लब्धि की पूरी डिटेल बता देते हैं। अगर 140 या इससे अधिक होगा तो प्रतिभाशाली जीनियस के अंतर्गत आएंगे। अगर 120 से 139 तक की उनकी आईक्यू लेवल है तो अति श्रेष्ठ वेरी सुपीरियर के अंतर्गत आएंगे। और 110 से 119 तक होगा तो फिर श्रेष्ठ सुपीरियर के अंतर्गत आएंगे। और 90 से 109 तक की आईक्यू लेवल के बच्चे होंगे तो सामान्य नॉर्मल के अंतर्गत आएंगे। 88 से 89 तक के अगर आईक्यू लेवल के तक के बच्चे होंगे तो डल के अंतर्गत आएंगे। 70 से 79, 70 से 79 तक के अगर आईक्यू लेवल तक के बच्चे आएंगे तो सीमांत बुद्धि के अंतर्गत आएंगे। और उससे अगर आप लोअर नीचे जाएंगे तो 60 से 69 तक के अगर बच्चे आएंगे तो मूढ़ बुद्धि, मोरन आईक्यू लेवल के अंतर्गत आएंगे। अगर 20 से 59 तक के जाएंगे आईक्यू लेवल तक के बच्चों को तो हीन बुद्धि, इम्बेसिबल के अंतर्गत आएंगे। 20 या इससे कम बुद्धि के अंतर्गत आईक्यू लेवल के अंतर्गत जाएंगे तो जड़ बुद्धि, एडिट के अंतर्गत आएंगे। तो आप आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य होगी, वो ऑप्शन ए सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। ऑप्शन ए है सभी विषयों का मूल्यांकन, ऑप्शन बी है सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, ऑप्शन सी है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, ऑप्शन डी है शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। तो सतत मूल्यांकन के अंतर्गत आ जाएगा कि अगर आप शिक्षण प्रशिक्षण दे रहे हैं तो उसके बीच में बच्चे का मूल्यांकन करते रहते हैं, टेस्ट इत्यादि के द्वारा अगर बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं तो सतत के अंतर्गत आएगा। एंड व्यापक मूल्यांकन में अगर आप सेशन के लास्ट में एग्ज़ाम ले रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं तो वो व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा। तो व्यापक मूल्यांकन शब्दावली में शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र दोनों का मूल्यांकन आ जाएगा, क्योंकि शिक्षा से जुड़ा उनकी पूरी जो सहगामी क्रियाएं होती हैं तो पूरी उसका एवल्यूशन आ जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीक्षा द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता, शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए है शिक्षक द्वारा दीक्षा को चुप करा देना चाहिए, ऑप्शन बी है शिक्षक द्वारा दीक्षा का ध्यान बता देना चाहिए, ऑप्शन सी है शिक्षक को कहना चाहिए मैं नहीं जानता हूँ, ऑप्शन डी है शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए। तो दीक्षा द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता, शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? तो आप आंसर देने की कोशिश करेंगे, जो सबसे स्ट्रांग आंसर होगा वही आंसर इन ऑप्शन में से होगा, देने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आंसर आपका डी नंबर होगा, शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए।
तो आज के सेशन बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्कार।